हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैंने कवर कर दिए हैं। इन शॉर्ट, इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें आपकी कवर होने वाली हैं। ये फंसना पक्का है सीरीज जितने भी सब्जेक्ट्स की आ रही है वो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो इस चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, डेवलपमेंट हैज डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल, इलेबरेट। नीचे और भी क्वेश्चंस हैं। हमारे जो फाइनल एग्जाम होते हैं ना, उसमें सिमिलर आंसर वाले क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा कर आते हैं। ये आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन को अलग अलग वे में ऐड किया हुआ है। इन सबके सिमिलर क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको बोर्ड में कोई दिक्कत ना आ जाए। अभी से हमें वैसे ही प्रिपरेशन करना है। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट का हर किसी का अपना अपना मीनिंग होता है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जो स्टील प्लांट सेट करने वाला है, वो अपना देखेंगे कि इससे उन्हें कैसे प्रॉफिट हो सकता है, कोई जगह उनके लिए सही है कि नहीं है। कोई कंज्यूमर है तो वो अपना देखता है कि भाई प्रोडक्ट उनको कैसे मिलने वाला है। कोई आदिवासी है या कोई है जो वहां पर रह रहा है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स देखता है कि कहीं इस डेवलपमेंट के चक्कर में हमें तो दिक्कत नहीं होगी। तो डेवलपमेंट का हर किसी के लिए अलग अलग मीनिंग हो सकता है। तो इसलिए कभी भी अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अब कॉन्ट्राडिक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिबेट्स तो हमें देखने को मिलती ही हैं। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल हमारा उड़ीसा का आता है। उड़ीसा में लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ अनटैप्ड आयरन और हमें देखने को मिल जाते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा था, एकदम से ना स्टील की डिमांड बहुत इंक्रीज हो रही थी। तो ये जगह एक बहुत ही शानदार जगह बन गई थी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसने क्या सोचा, भाई ये पैसा कमाने का एक सही तरीका है। तो उनने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसके बारे में हमने पहले भी पुराने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, वो साइन किया इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्टील मेकर्स के साथ कि भाई आप आइए यहाँ पर काम करिए और उसके बदले में गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए कोई डेवलपमेंट नहीं था। उनका कहना था ये करने से हमें डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, हमारा लाइवलीहुड हमसे छीन लिया जाएगा। तो देखिए, सबके लिए अलग अलग मीनिंग हो सकता है। जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनका कहना था ये करने से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहना था कि अगर यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज को अलाउ नहीं करते हैं तो एक बहुत ही घटिया एग्जाम्पल हमारी कंट्री का जाएगा। तो ऐसे में लोग इन्वेस्टमेंट करने से मना करने लगेंगे। तो सभी के लिए अलग अलग मीनिंग निकल कर आ जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट इन पॉलिटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम लेफ्ट की बात करते हैं तो लेफ्ट में वो लोग आ जाते हैं पॉलिटिक्स में जो ये बोलते हैं कि भाई हमें पुअर लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उनके मदद करना चाहिए, उनके वेलफेयर की ये बात करते हैं। ये इक्वालिटी प्रमोट करते हैं कि भाई सोसाइटी इक्वल वे में चलना चाहिए और इनका मेनली यही रहता है कि जो गवर्नमेंट है उनको पुअर लोगों के लिए काम करना चाहिए। लेकिन इसके अपोजिट में अगर हम राइट विंग वालों की बात करते हैं, राइट साइड की पॉलिटिक्स में बात करते हैं, तो ये फ्री कंपटीशन पर बिलीव करते हैं। इनका कहना है भाई मार्केट इकोनॉमी होना चाहिए, मार्केट के हिसाब से चीजें चलेंगी, गवर्नमेंट को बहुत कम अपना रोल निभाना चाहिए, गवर्नमेंट को बीच में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हमने कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में भी देखा था बहुत पहले, आपने फिर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में भी देखा था कि यूएसएसआर साइड में हमें लेफ्ट विंग ज्यादा देखने को मिलता था और यूएस और वेस्टर्न कंट्री में हमें राइट विंग ज्यादा देखने को मिलता था। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक ही क्वेश्चन को कितनी तरीके से घुमा दिया जाता है। हर क्वेश्चन को पढ़कर आप आराम से उनको आंसर कर सकते हैं। तो विच आर द टू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, विच मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वॉज अडॉप्टेड बाय इंडिया। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, आंसर हमसे बन जाएगा अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो देखिए भाई, जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उस समय इंडिया के पास दो बहुत बड़े मॉडल्स थे मॉडर्न डेवलपमेंट के। पहला था लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल जो हमें बहुत सारे यूरोप में और यूएस में देखने को मिलता है। दूसरा था सोशलिस्ट मॉडल जो हमें यूएसएसआर में देखने को मिलता है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो यूएसएसआर वाले मॉडल को सपोर्ट करते थे। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े लीडर आ जाते हैं, सोशलिस्ट पार्टी के लीडर आ जाते हैं, नेहरू जी जैसे लीडर्स आ जाते हैं जो कांग्रेस के अंदर थे। ये सब इसको सपोर्ट कर रहे थे। बहुत कम ही ऐसे लोग थे, बहुत कम ही ऐसे पॉलिटिशियन, बहुत कम ही ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे या पब्लिक फिगर, उस समय के इन्फ्लुएंशियल फिगर थे जो अमेरिकन स्टाइल को सपोर्ट करते थे। इंडिया ने मेनली भाई ये बोला था कि हम किसी एक पाथ पर नहीं चलेंगे, हम दोनों में से जो भी अच्छी चीजें हैं उनको निकाल लेंगे और एक मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करेंगे। इसलिए इंडिया को एक मिक्स्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में हमें सबको पता है, हमने इकोनॉमिक्स में भी इसको पढ़ा हुआ है। अगर हम नेशनलिस्ट लीडर की बात करते हैं तो उनका मेन ये कहना था भाई कि हम ब्रिटिशर जैसा काम नहीं करेंगे कि सिर्फ अपना प्रॉफिट निकाल कर चले गए। इकोनॉमिक कंसर्न्स जितने भी होंगे
वहाँ पर गवर्नमेंट अपना रोल बहुत अच्छे से निभाएगी। गवर्नमेंट अच्छे से देखेगी कि इकोनॉमिक वे में भी इंडिया डेवलप होता रहे, तो गवर्नमेंट का रोल अब बड़ा हो गया था। फिर ये भी बोला गया था कि अगर हम पॉवर्टी मिटाना चाहते हैं और सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा चीज़ों का, तो इसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो मेनली गवर्नमेंट पर फोकस करा जा रहा था और ये बोला जा रहा था कि सारी चीज़ों को हम प्राइवेट लोगों के लिए नहीं छोड़ सकते कि सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर को, गवर्नमेंट को अपना काम देखना पड़ेगा। तो ये बातें पूरी चल रही थी, तो दोनों मॉडल से अच्छी चीज़ें निकाली गई और एक मिक्स्ड इकोनॉमी को इंडिया ने फॉलो किया। फिर अगला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉम्बे प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं ना, तो जो मेनली हम करते हैं अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के लिए, उसको 1940s में 1950s में पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था। मतलब लोग बोल रहे थे कि प्लानिंग करना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन हमें यूरोप में देखने को मिला। जापान और जर्मनी की जब वॉर चल रही थी, तो इंटर वॉर में उन्हें रिकंस्ट्रक्शन किया हुआ था। हमारे सोवियत यूनियन में हालात थोड़ी सी खराब हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी 1930s और 1940s में उन लोग बहुत अच्छे से इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो इन चीज़ों के चक्कर में प्लानिंग को बहुत ज़्यादा पूरे दुनिया भर में सपोर्ट करा जा रहा था। फिर इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिली। जब भी हम बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि भाई इनको तो प्रॉफिट कमाना है। लेकिन 1944 में इंडिया में कुछ अलग देखने को मिल रहा था। बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का एक सेक्शन साथ में आया और उनने एक जॉइंट प्रपोजल डिज़ाइन किया, जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई हम इंडिया को एक प्लान्ड इकोनॉमी की तरह आगे बढ़ाएँगे। पूरी प्लानिंग की बात करी जा रही थी और इसको बोला गया बॉम्बे प्लान। एक बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव था। इसमें क्या बोला गया, इन्हें अपने प्रॉफिट की बात नहीं करी। इसमें बोला गया कि जितने भी भाई मेजर इनिशिएटिव होते हैं इंडस्ट्रियल या फिर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के, वो गवर्नमेंट करेगी, वो स्टेट करेगी। तो एक अलग चीज़ इंडिया में हमें देखने को मिली थी और इसी को बॉम्बे प्लान हम बोलते हैं, याद रखिएगा। तो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, हर जगह यही बात करी जा रही थी भाई कि जो प्लानिंग है वो करना बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। मतलब इंडिया को अभी भी इंडिपेंडेंस मिली है, तो प्लानिंग करना ज़रूरी है। तो इसीलिए फिर प्लानिंग कमीशन को बनाया गया। प्लानिंग कमीशन का मेन काम यही था कि वो इंडिया में देखे, गवर्नमेंट को हेल्प करे कि हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं अच्छे से प्लानिंग करके। जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इसके चेयरपर्सन थे, लेकिन अभी इसको रिप्लेस कर दिया गया है। अब प्लानिंग कमीशन एबॉलिश हो गई है और नीति आयोग ने इसको रिप्लेस कर दिया। आगे अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा एक और टॉपिक है। अब इससे पहले हम अगले क्वेश्चन में बढ़े, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बताना है। अभी आप सबका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। अगर आपने अभी तक सैंपल पेपर सॉल्व करना चालू नहीं करे, तो एक बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी रिकमेंड किया है, फिर से बता देता हूँ। ओसवाल गुरुकुल के कंबाइंड सैंपल पेपर आप ह्यूमैनिटीज़ के लिए परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही शानदार हैं। मैंने खुद रिव्यू किए हैं, बहुत सारे बच्चों ने परचेज़ कर लिए हैं, उन्हें भी बहुत अच्छे लगे ये सैंपल पेपर। बिल्कुल आप भी परचेज़ कर सकते हैं। अभी सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और खासकर ह्यूमैनिटीज़ में जहाँ रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर यहाँ एक बहुत ही शानदार सैंपल पेपर हमारे सामने है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही प्यारे-प्यारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एकदम बोर्ड लेवल की हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। तो फंसना पक्का इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करने के बाद सैंपल पेपर ज़रूर से सॉल्व करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं। ओसवाल गुरुकुल बहुत ही शानदार सैंपल पेपर है हमारे ह्यूमैनिटीज़ के लिए। अगला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नीति आयोग, मेंशन इट्स कंपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें छोटे-छोटे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, तो वो रेड कलर में आपको देखने को मिल जाएँगे। तो देखिए भाई, अब ग्लोबलाइज़ेशन का ज़माना आ चुका है। तो जो इतने पहले प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी, अब वो इतनी अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी, अब बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत थी। तो 15 अगस्त 2014 को जब हमारा इंडिपेंडेंस डे था, तो हमारे माननीय मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि प्लानिंग कमीशन को हम अबॉलिश कर देंगे। इसके बाद नीति आयोग को कॉन्स्टिट्यूट किया गया प्लानिंग कमीशन की जगह 1 जनवरी 2015 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, उसको बहुत ही मदद करेगा, जिससे हम सेंट्रल और स्टेट लेवल पर अच्छे से काम कर सके। तो प्लानिंग में टेक्निकल एडवाइस देना, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बताना, तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट की प्लानिंग में हेल्प करने के लिए नीति आयोग को बनाया गया था। जो हमारे इंडिया के पीएम होते हैं, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं नीति आयोग के। अगर हम पहले वाइस चेयरपर्सन की बात करते हैं, तो वो थे अरविंद पनागरिया जी, नाम याद रखना है। और अभी के वाइस चेयरपर्सन की बात करते हैं, तो वो श्री सुमन बेरी जी हैं। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेनली अगर हम बात करें, तो यहाँ यही था कि
नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पॉलिसी को साथ में लेकर हमें चलना है, तो नीति आयोग का यही काम है कि ये सब चीज़ों पर ये ध्यान से देखे। ये गवर्नमेंट के थिंक टैंक का काम करती है। मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें सोचना है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कैसे प्लानिंग होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे हम हर जगह डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये सारे काम नीति आयोग के होते हैं। नीति आयोग की सबसे खास बात यह है कि ये बॉटम अप अप्रोच अपनाता है। बॉटम अप मतलब क्या होता है? सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेंट्रल लेवल पर बातें हो रही हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक सबका यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। आपको मालूम है इंडिया में हमारी यूनियन गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, हम विलेज लेवल पे पंचायत वगैरह हमें देखने को मिलती हैं। तो सबका इक्वल पार्टिसिपेशन रहे, सब साथ में मिलकर काम करें, ये भी नीति आयोग बहुत अच्छे से देखता है और अभी बहुत अच्छे से नीति आयोग हमारा काम कर रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय FYP when it was started? बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए FYP मतलब होता है 5 ईयर प्लान। ये यूएसएसआर में चलता था, फिर प्लानिंग कमीशन इंडिया में भी इसको लेकर आई थी। तो क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है ना, ये डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करती है जिसमें हमारे इंडिया को कैसे डेवलप करना है उससे रिलेटेड प्लान हमें देखने को मिलते हैं कि आने वाले 5 सालों में जितनी भी इनकम और एक्सपेंडिचर रहेगा वो यहाँ पर लिखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंगली एक बजट बनाया जाता है कि सेंट्रल हमारी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 5 सालों तक कैसे काम करने वाली है। और जो ये बजट होता है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है नॉन प्लान कि भाई जब साल भर हम काम करेंगे तो जो भी जरूरत ही रहेंगी उस पर हम खर्च कर रहे होंगे, वैसी हमारी प्लानिंग चलती है। और एक प्लान 5 साल के लिए बनाया जाता है जहां पर फिक्स्ड प्रायोरिटीज होती हैं गवर्नमेंट की, जिससे हम एक बड़ी पिक्चर देख सकते हैं कि 5 साल बाद इंडिया हमारा ऐसा होना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट काम करती है। तो ये 5 ईयर प्लान्स का आता है। अगर हम 5 ईयर प्लान्स की बात करें तो यही होता है, एक लार्जर पिक्चर देखने में मदद मिलती है और एक लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन हमारी इकोनॉमी में हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट को बहुत इससे हेल्प मिल जाती है। अगर हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ड्राफ्ट और फिर एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट की बात करें तो दिसंबर 1951 में वो रिलीज करा गया था, जिसके बाद पूरी कंट्री में बहुत ज्यादा हमें एक्साइटमेंट देखने को मिल रही थी। पूरे इंडिया के लोग डिस्कस करते थे क्या होगा, क्योंकि कुछ भी नई चीज आती है तो एक्साइटमेंट होती है। और एक ऐसी कंट्री जो इतने सालों से गुलाम थी उसको आजादी मिली है, तो सोचिए फिर क्या उस समय चलता होगा कि अब हमारी कंट्री में हम खुद डिसाइड करेंगे हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो सोचकर यार कितना अच्छा लगता है। तो ये हमें देखने को मिला। ये एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई सेकंड 5 ईयर प्लान के आते आते और थर्ड 5 ईयर प्लान तक ये कंटिन्यू रही। लेकिन इसके बाद हुआ क्या यार, थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान आने में डिले हो गया 3 साल का। उस समय हम नहीं ला पाए इंडिया में, क्योंकि प्लानिंग भी थोड़ी तरीके से प्रॉब्लम आ रही थी इंडिया में, उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट, और एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस भी हमें इंडिया में देखने को मिल रहे थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद प्लान हॉलीडे डिसाइड करा था। प्लान हॉलीडे मतलब क्या होता है, जो 3 साल का गैप आ गया था ना 3 और फोर्थ 5 ईयर प्लान के बीच में, इसको हम प्लान हॉलीडे बोलते हैं। यहाँ पर एनुअल प्लान्स बनाए गए थे इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट की ओर। अभी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म इंडिया को उस समय फेस करने पड़े जब ये प्लान्स आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन तब तक इंडिया का फाउंडेशन बन चुका था और अभी तक 12 5 ईयर प्लान्स इंडिया में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो देखिए भाई, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की डेट याद रखिएगा 1951 से लेकर 1956। मेनली यहां पर बात करी गई थी कि इंडिया को हमें पॉवर्टी के साइकिल से बाहर लाना है। बहुत गरीबी थी इंडिया में जब इंडिया आजाद हुआ था। KN राज एक यंग इकोनॉमिस्ट थे जिनका मेन यहाँ पर हमें योगदान देखने को मिलता है, जो ये प्लान ड्राफ्ट करा गया था उसमें। इनने कहा कि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। इनका कहना था कि अगर इंडिया में बहुत तेजी से डेवलपमेंट करा गया ना तो हमारी डेमोक्रेसी को खतरा हो सकता है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे होंगे। 5 ईयर प्लान जो हमारा पहला आया था उस पर मेन फोकस किया गया था एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में। डैम्स बनाने में, इरिगेशन बनाने में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया था, क्योंकि पार्टीशन के बाद ना हमारे एग्रीकल्चर जो एरिया सेक्टर था उसे बहुत दिक्कतें आई थी। बहुत सारा लैंड तो पाकिस्तान में चला गया था, प्रॉब्लम्स चल रही थी, अभी अभी हम आजाद हुए थे। तो यहाँ पर फोकस करा गया, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया, पैसा लगाया गया, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फोकस किया बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। भाखरा नंगल डैम इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ जाता है। हमने लैंड रिफॉर्म्स पर भी बहुत फोकस किया, उस समय बहुत ये चीज जरूरी थी। इंडिया का मेन फोकस यही था, जितने भी प्लानर्स थे उनका ये कहना था कि हमें नेशनल इनकम बढ़ाना है इंडिया की। और नेशनल इनकम बढ़ाने का सिंपल सा तरीका यही है कि लोग जितना खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा वो सेव कर पाए। इस पर पूरा फोकस किया जा रहा था। तो लोगों की सेविंग्स बढ़ी, पहले प्लान में बढ़ी, और थर्ड 5 ईयर प्लान एंड होने तक भी बढ़ती रही, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद धीरे धीरे बढ़ी। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेकंड 5 ईयर प्लान। फर्स्ट और सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान पहला वाला एग्रीकल्चर पर फोकस कर रहा था, इसने हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस करा। ये इकोनॉमिस्ट की एक टीम ने ड्राफ्ट किया था, किसकी लीडरशिप में, PC महालनोबिस,
के.एन. राज, पी.सी. महालनोबिस, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इनका कहना था कि हम बहुत जल्दी जल्दी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे हर एक डायरेक्शन में और इंडिया को डेवलप करेंगे। इससे पहले ये प्लान फाइनलाइज होता, उससे पहले हमारी जो कांग्रेस पार्टी है ना, उनने अवधि में जो मद्रास सिटी के पास में एक सेशन किया था और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन बाहर आया था। उनने बोला था कि भाई सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी हमारा एक गोल होगा। मतलब कहीं ना कहीं एक टिल्ट हमारा अब सोशलिज्म की तरफ आ रहा था, ये देखने वाली बात है। और सेम चीज हमें सेकेंड 5 ईयर प्लान में देखने को मिली। हमने लेफ्ट विंग की, राइट विंग की अभी बात करी हुई थी, तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड हमारे इंडिया का टिल्ट आ रहा था कांग्रेस के सेशन के बाद। गवर्नमेंट ने टैरिफ्स लगा दिए इंपोर्ट्स पर, जिससे भाई हमारे जो इंडिया के लोग हैं, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि अभी इंडिया कंपटीशन के लिए एकदम से रेडी नहीं था। बाहर वाले लोग भी आने लग जाते, इंडिया में इंपोर्ट चालू हो जाता तो इनको दिक्कत हो सकती थी। फिर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट बढ़ा इस पीरियड में। बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, स्टील, मशीनरीज भी पब्लिक सेक्टर में हम डेवलप कर पाए, तो ये अच्छी चीज देखने को मिल रही थी। हालांकि क्रिटिसिज्म भी हुआ, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट हो रहा था इंडिया में, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत अच्छा फेज हमें इंडिया में देखने को मिला। लेकिन इसकी अपने आप में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिन्हें हमें फेस करना पड़ रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी भाई, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, वो इंडिया के पास थी नहीं। तो इसके लिए बाहर से हमें लेना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारा इसमें लग गया। साथ ही साथ अगर आप एग्रीकल्चर पर फोकस नहीं कर रहे हो, इंडस्ट्री पर कर रहे हो, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में दिक्कतें आ सकती हैं। तो फूड शॉर्टेज की पॉसिबिलिटी देखने को मिली। और उसके बाद प्लानर्स का ये था कि भाई वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर में एक अच्छे से बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा था। फिर इसके बाद व्हाट इज केरला मॉडल ऑफ प्लानिंग, अब ये देख लेते हैं। तो केरला में ना एक अलग ही यूनिक हमें प्लानिंग का पाथ देखने को मिलता है, जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट करती है, उसको हम केरला मॉडल बोलते हैं। यहाँ मेन चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा फोकस एजुकेशन पर, हेल्थ पर, लैंड रिफॉर्म एक्सेट्रा इन पर किया जाता है। अच्छी अच्छी चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली ये यार कि यहाँ पर ना पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो है, इंडस्ट्रियल बेस बहुत ही वीक था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ऑलमोस्ट टोटल लिटरेसी रेट इनने अचीव करी। लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमको देखने को मिलती है, लो इन्फेंट एंड फीमेल मोर्टेलिटी रेट हमें देखने को मिलता है, बर्थ रेट एकदम कम है, मेडिकल केयर की बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। मतलब इतनी चीजें कम होने के बाद इनका डेवलपमेंट बहुत ही शानदार है। 1987 और 1991 के बीच में गवर्नमेंट ने न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था, जहां पर मेन ये बोला गया था कि हम लोगों को भी पार्टिसिपेट करवाएंगे डेवलपमेंट में। तो वॉलेंटरी सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन खोले गए कि भाई अगर आप डेवलपमेंट में साथ देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। मतलब सबका साथ सबका विकास वाली बात यहाँ पर करी गई और यहाँ पर सबको इन्वॉल्व किया जाता है। मतलब जो स्टेट यहाँ है ना, वो ऐसा नहीं करता कि खुद अपनी मनमानी चला रहा है। पंचायत हो गई, ब्लॉक हो गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गए, सबका पार्टिसिपेशन देखा जाता है, प्लानिंग में सबको इन्वॉल्व किया जाता है। तो केरला मॉडल अपने आप में शानदार, अपने आप में एकदम यूनिक है। इसके बाद What were the key controversies regarding development in India? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हमें देखने को मिलती हैं। पहली कॉन्ट्रोवर्सी है एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था ना, उसमें एग्रेरियन स्ट्रेटेजी नहीं थी डेवलपमेंट के लिए, बहुत नुकसान हो रहा था, तो रूरल इंडिया को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। फिर यहाँ पर जेसी कुमारप्पा जो कि गांधीयन इकोनॉमिस्ट थे, उनकी बात करी गई है। इनका एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन था इस चीज को लेकर। इनने कहा था कि हमें रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करना चाहिए, तो इससे रूरल भी डेवलप होगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमें देखने को मिलेगा। चौधरी चरण सिंह बोलते थे कि इंडिया में जब भी हमें प्लानिंग करना है तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को ही सेंटर में रखना चाहिए। इनका कहना था जिस तरीके से अभी हमारी प्लानिंग चल रही है, आप अर्बन को तो प्रॉस्पर कर दोगे, आप इंडस्ट्रियल सेक्शन को तो आगे बढ़ा दोगे, लेकिन इसके चक्कर में आप एग्रीकल्चर और फार्मर्स को सेक्रीफाइस कर रहे हो। ये चीज सही नहीं है। आप रूरल पॉपुलेशन को ऐसे सेक्रीफाइस नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बन सेक्टर को ग्रोथ की तरफ आगे ले जाने में। ये इनका कहना था। कुछ का ये कहना था कि हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है, आपको सपोर्ट भी कर रहे थे। कुछ का कहना है अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम पॉवर्टी से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, हमें इंडस्ट्री को सपोर्ट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और उनने ये भी कहा कि ये कहना गलत है कि इंडिया प्लानिंग वालों ने एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी नहीं किया। हमारी इंडियन प्लानिंग में फूड प्रोडक्शन के लिए भी अलग अलग चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है, हमारे पास स्ट्रेटेजीज हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की बात करते हैं तो स्टेट ने लैंड रिफॉर्म्स के, रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बहुत सारे लॉज लेकर आए, डिस्ट्रीब्यूशन के लॉज भी थे। लेकिन फिर हमें देखने को क्या मिला, ये पुअर और विलेजेस लोगों के लिए आए जरूर थे, लेकिन इतने अच्छे से ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। इनका फेलियर का रीजन ही यही था कि ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाए।
स्टेट ने कुछ प्रोग्राम्स को और प्रपोज किया था कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करा था इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर, यही है। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ना अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, पॉलिसीज़ में दिक्कत नहीं थी, इंप्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इसके बाद कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि गवर्नमेंट अगर एग्रीकल्चर पर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर भी देती ना, उसके बाद भी हम रूरल पॉवर्टी को खत्म नहीं कर पाते। तो कुछ लोगों का ये ओपिनियन भी आ रहा था। इसलिए एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री हमें देखने को मिला, कि हर किसी के बहुत अलग अलग ओपिनियंस हमें देखने को मिल रहे थे। इसके बाद अगला भाई कंट्रोवर्सी है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर की। मिक्स्ड इकोनॉमी को इंडिया ने फॉलो किया, हम सबको पता है। एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री भाई प्राइवेट हाथों में चली गई थी, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट सिर्फ हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस कर रही थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में ऐसा कभी नहीं किया कि जो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और टाइम टू टाइम प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट चेक करती रहती थी, इसलिए हमें मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया को बोला जाता है। तो इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी था, तो बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड से राइट साइड दोनों साइड से हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा था। क्रिटिक्स का ये कहना था कि जितने भी प्लानर्स हमारे थे ना, उनने प्राइवेट सेक्टर को इनफ स्पेस नहीं दिया, तो उन लोग ने कभी भी ग्रोथ वगैरह नहीं कर पाए, वो उनका मन ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने कभी मौका ही अच्छे से नहीं दिया। फिर इनका कहना था कि पब्लिक सेक्टर के पास बहुत ज्यादा पावर है, पब्लिक सेक्टर ज्यादा काम कर रहा है, और ये प्राइवेट सेक्टर के लिए ना बहुत मुसीबतें खड़े करते हैं। इन लोग ने लाइसेंस का सिस्टम लेकर आ गए हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आप परमिट्स नहीं देते हो आसानी से, तो प्राइवेट सेक्टर ग्रो करेगा तो आखिर करेगा कैसे। तो प्राइवेट सेक्टर में प्रॉब्लम देखने को मिली। फिर यह भी बोला गया कि भाई स्टेट ने क्या किया, इंपोर्ट को बिल्कुल रोक दिया था, उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत सारे लगाए थे। तो जब आप इंपोर्ट रोक देंगे तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पास कोई कंपटीशन ही नहीं है, जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है उसके पास कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो जब कंपटीशन ही नहीं है प्राइवेट सेक्टर के पास, तो वो अपने आप को और ग्रो क्यों करेंगे। हम ग्रो क्यों करते हैं जब कंपटीशन होता है, हमसे आगे कोई होता है तो हमारा और आगे जाने का मन करता है, लेकिन हम अकेले हैं तो हम कुछ भी करें, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये भी इनका कहना था। फिर इन्हें ये भी बोला कि स्टेट ज्यादा चीजों को कंट्रोल कर रहा है, स्टेट को हर चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, इस चक्कर में इनएफिशिएंसी भी देखने को मिल रही है और करप्शन भी हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा जगह देना चाहिए। फिर कुछ क्रिटिक्स का यह भी कहना था कि भाई स्टेट ने अच्छे से काम नहीं करा। उनका कहना था कि आपने पब्लिक एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर इतना खर्चा नहीं किया, डेवलप नहीं किया। फिर कुछ ने यह भी कहा कि आप सिर्फ वहीं पर इन्वेस्टमेंट करते थे, पब्लिक सेक्टर वाले वहीं पर जाते थे जहां पर प्राइवेट सेक्टर जाने से मना करता था। तो ये करके आपने प्राइवेट सेक्टर की मदद करी उनको प्रॉफिट जनरेट करने में। मतलब कोई जगह है जहां पर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप वहां नहीं जाओगे, आप वहीं गए जहां पर प्राइवेट सेक्टर जाने से मना कर रहा था। तो आपने प्राइवेट सेक्टर की ये करके बहुत ज्यादा मदद भी करी है। और लोगों का ये भी कहना था कि आपने पुअरों की मदद नहीं करी, आपने एक नई मिडिल क्लास को जन्म दे दिया है। एक ऐसी क्लास है जिनको पूरे प्रिविलेजेस मिल रहे हैं और कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपने बहुत सुना होगा, हमारी इंडियन सोसाइटी में बोला जाता है, अरे गवर्नमेंट जॉब कर लो, बैठकर खाओगे, पैसा भी मिलेगा, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। बहुत बार सुना भी होगा और देखा भी होगा। तो उसी की यहाँ बात करी जा रही है कि इस चक्कर में एक नई मिडिल क्लास ही को आपने जन्म दे दिया था, और पॉवर्टी वगैरह इतने अच्छे से खत्म भी नहीं हुई। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी है, इसको अच्छे से समझना। बोला गया है कि पुअर लोगों का प्रपोर्शन भले ही कम हो गया हो, लेकिन नंबर इंक्रीज हो रहा था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि पहले 50 लोगों में 2 लोग गरीब होते थे, तो आज 100 लोगों में 4 गरीब नहीं है, सिर्फ 3 है। मतलब प्रपोर्शन कम हो गया है, लेकिन 2 से 3 तो हो गए ना, नंबर तो इंक्रीज हो रहा है ना। तो प्रपोर्शन भले ही कम हो गया हो, लेकिन पुअर आज भी इंक्रीज हो रहा है, नंबर कम नहीं हुआ है। तो ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंट्रोवर्सी आ जाती है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़े, एक इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपको फंसना पक्का है देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यार आंसर अच्छे से समझ में नहीं आ रहे हैं या क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को फिर से देख सकते हैं, या फिर आप हमारे नोट्स टेलीग्राम या हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चैप्टर अच्छे से बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर फंसना पक्का है करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर ये लग रहा है तो एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेजर आउटकम्स ऑफ अर्ली फेज ऑफ प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया। तो अर्ली फेज में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हो, एक फाउंडेशन हमारा भाई इंडिया का बन गया, जिससे हमारी आज इंडिया की ग्रोथ हो पा रही है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे मेगा डैम्स के प्रोजेक्ट हो गए, भाखड़ा नंगल डैम हो गया, हीराकुद हो गया, जो इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए था, ये हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद बहुत हैवी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में, जैसे स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, ये सब हमें देखने को मिले। तो हैवी इंडस्ट्रीज भी सेटअप हो गई थी, जिससे भाई आगे अच्छे से काम हो सकता था।
फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का है वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करा गया। तो एक फाउंडेशन रेडी हो गया था, बस अब आगे डेवलप करने की ज़रूरत थी। लैंड रिफॉर्म देखने को मिले, बहुत सीरियस अटेम्प्ट्स हमारे गवर्नमेंट ने करे जिससे लैंड रिफॉर्म अच्छे से हो सके। सबसे बड़ी चीज़ जो कॉलोनियल सिस्टम था, ज़मींदारी का, हिस्ट्री में हमने इसके बारे में पढ़ा है, उसको अबॉलिश कर दिया गया। बहुत बड़ा ये स्टेप था। उसके बाद भाई कंसोलिडेशन के लिए भी बहुत अटेम्प्ट करे गए कि भाई जो लैंड वगैरह है उनका सही से यूज़ हो, जो हमारी ब्रिटिशर करके गए उन चीज़ों को ठीक करा जाए। अपर लिमिट सेट करी गई, मतलब पहले ऐसा था कि एक जन के पास बहुत सारा लैंड होता था, अब लिमिट सेट करी गई कि इससे ज़्यादा आप लैंड नहीं रख सकते। जो छोटे छोटे लैंड के पीसेस थे उनको जोड़ा गया जिससे एक प्रॉपर लैंड बना दिया जाए। तो ये काम भी करे जा रहे थे, एक रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करा जा रहा था। फिर जो टेनेंट्स होते हैं जो किसी और के लैंड पर काम करते हैं उनको लीगल सिक्योरिटी दी गई। ब्रिटिश के टाइम पर इनको बहुत परेशान किया जाता था, हमने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा हुआ है। तो इनको सिक्योरिटी दी गई, लेकिन फिर वही बात, प्रोविजन तो बने, गवर्नमेंट ने काम करने का तो सोचा, लेकिन इंप्लीमेंटेशन इतने अच्छे से नहीं हो पाया। लैंड सीलिंग पे भी इतने अच्छे से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। लोग क्या करते थे, जो अगर ज्यादा लैंड उनके पास रहता था ना तो अपनी फैमिली के नाम वो लैंड कर देते थे, किसी और के नाम कर देते थे, जिससे उनका लैंड रिकॉर्ड्स में कम शो होने लगता था। तो लोगों ने बहुत तरीके निकाल लिए थे, अपनी पावर का भी यूज करते थे, इन्फ्लुएंस का भी यूज करते थे, और गवर्नमेंट की इन चीजों से बच जाते थे। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन पर अपना भी एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आप इसमें भी इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। इंडिया के पास ना फूड की बहुत कमी थी, प्रोडक्शन इतना हाई नहीं था, तो हम मेनली यूएस पर बहुत डिपेंडेंट थे। तो यूएस ने इंडिया को पुश करा कि भाई आपको अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंजेस की जरूरत है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नई स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया। अब हमने बोला भाई फूड प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे अपनी कंट्री में, बाहर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो पहले इंडिया क्या करता था, पुअर लोगों पर ज्यादा फोकस करता था। अब इंडिया ने बोला नहीं, जो फार्मर पहले से अच्छे हैं हम उन पर फोकस करेंगे, जिनके पास पहले से अच्छा इरिगेशन वगैरह का सिस्टम है उनको बहुत हाई क्वालिटी के, हम उसको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बोलते हैं, वो प्रोवाइड किए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सब प्रोवाइड किया, उनको इरिगेशन में बहुत ज़्यादा मदद करी। और गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इस फिक्स्ड प्राइस में हम आपके क्रॉप्स लेंगे, तो उनको एक अश्योरिटी भी प्रोवाइड करी, है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिली, और इसी को हम बोलते हैं भाई यहीं से ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा बिगिन हुआ। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का आता है। इससे हुआ क्या, जो पहले से ही रईस हमारे पेजेंट्स थे, लार्ज लैंड होल्डर्स थे, उनको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। पुअर फार्मर्स को इससे कोई ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। तो अगर हम एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात करते हैं तो वो तो मॉडरेट ही थी, बहुत ज़्यादा नहीं हुई। मेनली व्हीट प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हुआ, लेकिन इंडिया में फूड की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई थी। लेकिन इस कारण क्या हुआ भाई, जैसा गवर्नमेंट ने सिर्फ रईस लोगों पर फोकस किया ना, तो इंडिया में एक बहुत बड़ा डिवीजन देखने को मिला। रईस और रईस हो गए, पुअर और पुअर हो गए। दो बहुत इफेक्ट्स इसके हमें देखने को मिलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की, यही इसी से रिलेटेड है, हम बात कर लेते हैं। पहला, पुअर पेजेंट्री एक अलग बन गई और लैंडलॉर्ड्स अलग हो गए भाई, एक बहुत बड़ा अंतर दोनों के बीच में हो गया। तो इस चक्कर में क्या हुआ, जो हमारे लेफ्ट विंग के ऑर्गेनाइजेशन थे ना, वह पुअर लोगों को इकट्ठा करके आगे बढ़ाने लगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने लगे। हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करके फिर इंडिया में हमें एजिटेशन वगैरह भी देखने को मिले थे। एक ये चीज देखने को मिली। दूसरा क्या था, एक मिडिल पेजेंट क्लास बनकर आ गई थी, एक ऐसी क्लास जिनके पास मीडियम लैंड है, उनको बेनिफिट मिल रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, और अब वो कंट्री के अलग अलग हिस्सों पर थोड़ी सी पावर भी होल्ड कर रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के दो मेजर इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो यही है, सबको प्रॉफिट नहीं हुआ, एक गैप हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया के पास अब खुद का प्रोडक्शन हाई था, किसी पर अब हमें डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं थी। फिर इसके बाद में कुछ और डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, आगे वाले चैप्टरों का ये है, लेकिन इसमें भी आएगा तो आप इसको एज अ कंक्लूजन लिख सकते हैं। पहला, इंदिरा गांधी भाई एक पॉपुलर लीडर बनकर हमारे सामने आ रही थी। इंडिया में इकोनॉमी एकदम से बढ़ रहा था, प्राइवेट इंडस्ट्री पर 1967 के पीरियड में हमने देखा नए नए रिस्ट्रिक्शन हम लगा रहे थे। 14 ऐसे बैंक थे जिन्हें नेशनलाइज कर दिया गया था। इंदिरा गांधी जी की लीडरशिप में प्रो पुअर प्रोग्राम्स भी हमें देखने को मिले, और जैसा पहले भी बताया, कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे ना सोशलिस्ट टिल्ट ले रही थी, तो सोशलिस्ट पॉलिसीज भी अब हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें जरूर देखने को मिली कि इंडिया की इकोनॉमी ने धीरे धीरे ग्रो करना बंद कर दिया था, बहुत ही कम रेट पर हम ग्रो कर रहे थे। जो हमारा पब्लिक सेक्टर था वो बहुत ही करप्ट हो चुका था, काम ढंग से नहीं कर रहा था, और इंडिया में फिर बहुत प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही थी। लोगों का धीरे धीरे विश्वास उठ गया था इन चीजों से, ये हम आगे वाले चैप्टरों में देखेंगे। तो लोगों का कहना था भाई पॉलिसी मेकर्स हमारे सही नहीं है, तो इंडिया को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फिर हमें धीरे धीरे देखने को मिली, जो स्टार्ट हो गई थी, इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी कम हो गई थी। तो ये हमारा लेटर डेवलपमेंट्स का आ जाता है, और इसी के साथ ये बड़ा सा एक आंसर हमारा कंप्लीट होता है। अगला, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन व्हाइट रिवॉल्यूशन।
तो इस आंसर में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है वर्गीस कुरियन, जिन्हें हम मिल्कमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। एक गुजरात कोऑपरेटिव ऑफ मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड था, जिसमें इनने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसने बाद में जाके अमूल को लॉन्च करा, आप सबको पता होगा। ये गुजरात में एक आनंद टाउन था, वहां से अमूल की शुरुआत होती है। एक ये डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट था। कोऑपरेटिव मतलब जहां पर लोग साथ में आकर मिलकर काम करते हैं और प्रॉफिट्स वगैरह फिर शेयर करते हैं, जिसे 2.5 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर्स ने गुजरात में ज्वाइन करा, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अमूल ना एक नया पैटर्न लेकर आया था, जहां पर ये रूरल डेवलपमेंट की, पॉवर्टी एलिवेशन की बात कर रहे थे, और इसी को हम व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत बोल देते हैं। यहाँ से व्हाइट रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। 1970 में एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं, इस ऑपरेशन फ्लड के कारण ही धीरे धीरे व्हाइट रिवॉल्यूशन पूरे इंडिया में फैल गया था और हमें देखने को मिला था। स्टार्ट किया गया मेनली यहाँ पर ना कोऑपरेटिव्स ऑर्गेनाइज करे जा रहे थे मिल्क प्रोड्यूसर्स के, जिससे एक नेशन वाइड ग्रिड बनाई जा सके, मिल्क ग्रिड। इसको मैं आपको समझाता हूं। पहले क्या होता था, इंडिया में हर स्टेट में मिल्क के प्रोड्यूसर्स होते थे। तो जिस स्टेट में मिल्क बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वहां मिल्क बहुत सस्ता था, कहीं पर कम हो रहा है। लेकिन नेशन वाइड ग्रिड बनाने से क्या हुआ, इंडिया ना यूनाइट हो गया। आप चाहे किसी स्टेट में हो, उससे किसी और स्टेट में चले जाएं, अगर आप अमूल का पैकेट देखेंगे तो कोई प्राइस में बहुत जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मिल्क का रेट पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट सेम है। इसका रीजन क्या है, अब इंडिया एक नेशन वाइड ग्रिड पर ज्यादा काम करता है। मतलब जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स थे उनको यूनाइट किया गया, और बीच में जो लोग होते हैं उनको हटा दिया गया कि ये प्रोड्यूसर पहले इसको मिल्क देगा, फिर ये यहां ले जाएगा, फिर वहां से दुकान में आएगा और दुकान से लोग लेंगे, सब हटा दिया गया। सीधे मिल्क प्रोड्यूसर को लोगों से जोड़ दिया गया। इस कारण इंडिया में आप देखेंगे कि मिल्क का प्राइस कोई बहुत हाई भी नहीं है, और आपको हर जगह पर सिमिलर प्राइस देखने को मिलेगा। इसे बोलते एक अच्छा नेशन वाइड मिल्क ग्रिड बना देना, यह हमें देखने को मिला। तो इससे मिडिल मैन जो थे वो एलिमिनेट कर दिए गए थे, और साल भर मिल्क आपको देखने को मिल रहा था। ऑपरेशन फ्लड लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक डेयरी प्रोग्राम नहीं है, इससे हमें एक नया डेवलपमेंट का पाथ देखने को मिला कि भाई इंप्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, रूरल हाउस होल्ड की इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, पॉवर्टी कैसे खत्म कर सकते हैं। और धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया, और बाद में विमेन का भी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिला, जो बहुत अच्छी चीज है। आज आपको विमेन्स डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी देखने को मिल जाएंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फूड क्राइसिस ऑफ 1960s इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। देखिए, इंडिया में एग्रीकल्चर की सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी 1960s में। 1965 से 67 की बात करते तो बीच में बहुत सूखा पड़ा है इंडिया में, बहुत सारे पार्ट्स में। बिहार की कंडीशन तो बहुत खराब हो गई थी। सबसे ज्यादा फूड क्राइसिस हमें यहीं देखने को मिला, एकदम फेमाइन जैसी सिचुएशन हमें यहाँ देखने को मिल रही थी। फूड शॉर्टेज बहुत कम था बिहार में। 9 तो ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी जो पहले के आधे के मुकाबले भी कम प्रोड्यूस कर रही थी, नॉर्मल आउटपुट जो था उससे। 5 ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी जो सिर्फ 1/3 प्रोड्यूस कर रही थी जितना वो नॉर्मली करती हैं उससे, तो बहुत कम हो गया था। इस कारण बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन हमें देखने को मिल रहा था। ये बोला जाता है कि जो हमारा कैलोरी इंटेक होता है ना, वो 2200 से गिरकर सिर्फ 1200 हो गया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना कम हो गया था, मतलब कितना ज्यादा एक फेमाइन जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही थी। डेथ रेट बिहार की 1967 में उसके अगले साल से कंपेयर करते तो 34% ज्यादा थी। 34% ज्यादा डेथ रेट होना अपने आप में एक बताता है कि सिचुएशन कितनी खराब थी। फूड प्राइसेस बिहार में बहुत इंक्रीज हो गई थी। उस समय क्या है, इंडिया में जोनिंग पॉलिसीज चलती थी। मतलब ना फूड को हम ट्रेड नहीं करते थे बॉर्डर के अक्रॉस, मतलब जो स्टेट्स की बॉर्डर होती है, तो हर स्टेट अपने हिसाब से अपने आप को डील कर रहा होता था। अगर उनका प्रोडक्शन कम हो जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे स्टेट से बहुत जल्दी जल्दी इन लोग इंपोर्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाता था। इस चक्कर में बिहार में बहुत प्रॉब्लम देखने को मिली। जो पुअर सेक्शन है उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई, मतलब मेनली हमें बिहार में बहुत प्रॉब्लम देखने को मिली थी। इस कारण फिर यूएस से हमें वीट को इंपोर्ट करना पड़ा था, और हम बहुत ज्यादा उन पर डिपेंडेंट हो गए थे। तो ये फूड क्राइसिस का आता है। आखिरी में सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगा, एक बहुत ही शानदार आंसर राइटिंग का हमारा कोर्स आया हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी परचेज कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज का है। आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगा, ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कर आप इसका ट्रेलर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार कोर्स है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट बचे तो कमेंट करिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।